गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको जो हिस्ट्री का हमारा चैप्टर चल रहा था, संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत, ठीक है, यही हमारा चैप्टर था। इसमें हम आपको करा चुके थे कि किस प्रकार से हमारे भारत में संविधान निर्माण की शुरुआत हुई थी और कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था। ये शायद हमारा हो चुका था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। इसमें से कुछ प्रांतों, देशी प्रांतों के सदस्य थे, कुछ अंग्रेज अधिकार क्षेत्र के जो थे वहाँ से सदस्य थे। तो इन सब से मिलकर एक भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए आप, कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त करती थी। यह वैसे मैं आपको करा चुकी हूँ कि जब 1935 में चुनाव हुआ था, 1937 वाला जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के दौरान क्या हुआ था कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मतलब सीट जीत कर आई थी। मुस्लिम लीग की बहुत कम सीटें जीत कर सामने आई थी। जैसे ही कांग्रेस को उस चुनाव में अच्छी जीत हासिल हुई और मुस्लिम लीग के पास इतनी सीटें नहीं आई, तो मुस्लिम लीग ने उस कांग्रेस के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का निर्माण करने की पेशकश रखी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी इस पेशकश को ठुकरा दिया और उसी के कारण क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक तरह से दरार पड़ गई थी। समझ में आया? और उसी से माना जाता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, वो जो उस नफरत की या उस दरार की ही एक शुरुआत भारत विभाजन से मानी जाती है। अच्छा, इसमें हम देखो क्या कर रहे थे, भारत का क्या था कि जैसे ही उसकी हुआ कि कांग्रेस को अच्छी जीत मिली, मुस्लिम लीग के पास अधिकांश आरक्षित सीटें ही मिल पाई थी, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बना कर उससे पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य रह गए थे, परंतु कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। कई मुद्दों पर उनके मत भी अलग अलग होते गए। कई कांग्रेसी समाजवाद के प्रति प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेस से वाद विवाद करना, मतभेदों पर बातचीत कर समझौते की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया हुआ था। संविधान सभा में कई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपाई जाती थी। अखबारों के द्वारा आम जनता तक उसको पहुंचाया जाता था और उसके बाद लोगों से उस चीज़ के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया मांगी जाती थी कि कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं और कितने लोग इस चीज़ से असहमत हैं। उसके बाद भी उसे संविधान में शामिल किया जाता था। अगला हमारा क्या है, मुख्य आवाज़ें, कि किस प्रकार से संविधान को लेकर नई नई आवाज़ें उठने लगी। मुख्य आवाज़ें में संविधान सभा में 300 सदस्य थे, इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इनकी कुल टोटल सदस्य थे वो 300 थे, लेकिन जब भारत विभाजन हुआ था उसके बाद में सदस्यों की संख्या 289 रह गई थी। ठीक है, तो इसमें भी क्या था कि इनमें से भी प्रमुख सदस्य थे। कौन से थे? एक तो थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, जो दूसरे थे हमारे मतलब ये कहें कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया था। उन्होंने ये प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली जो पट्टियाँ हैं उसको हम तिरंगा का नाम दिया गया था, जिसके बीच में गहरे नीले रंग के चक्र और होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखे, लिखने में मदद की। प्रेस जो विरोधी विचारों के लोग थे उनका आपसी उनमें सहमति और उनके बीच के मतभेद को दूर करने की कोशिश की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा में ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, ये जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। ठीक है, यह हम करा चुके थे, मैं आपको थोड़ा पीछे का रिपीट कराया। अगला संविधान की दृष्टि, किस प्रकार से संविधान की दृष्टि में यानी कि 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसी में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, इसमें उन्होंने भारतीय आदर्शों मूल जो आदर्श थे उनकी रूपरेखा प्रस्तुत की। वह फ्रेमवर्क सुझाया गया जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ने वाला था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाए। इन उद्देश्यों की रेखांकित करते हुए नेहरू जी ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकार के दस्तावेज तैयार किए गए थे। नेहरू जी के जो भाषण था उसमें की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उसमें क्या कहा जा रहा था? नेहरू जी अतीत प्रेम से क्या पता लगाना चाहते थे? संविधान की दृष्टि में निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे थे? अतीत की ओर जाते हुए अमेरिका फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति एवं स्वतंत्रता तक एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे थे। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के सक्षम बता रहे थे। लेकिन नेहरू के कहने का आशय ये नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए। इनके इसमें क्या है कि नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसमें जो अतीत के बारे में कहा था, उन्होंने किसको? फ्रांसीसी क्रांति है उसको भी इसमें उन्हें अमेरिकी जो क्रांति है उनका मानना था कि इन चीज़ों से हमें कुछ समझना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग हमें भारत के लोगों को भी मौलिक अधिकार देने चाहिए, स्वतंत्रता का, अपने विचार रखने के अभिव्यक्ति का अधिकार उनको देना चाहिए हमें मात्र उनका। लेकिन इन सब चीज़ों विदेशी जो है क्रांतियों के जो मुख्य जो लोकप्रिय बातें थी उनको संविधान में शामिल करने के साथ हमें सिर्फ उनकी नकल नहीं करना है बल्कि उसको भारतीय संदर्भ में रखकर उन चीज़ों को समझना है कि यह सिर्फ चीज़ कहाँ तक संभव है, क्या उसको हम करने में सक्षम है, क्या वो भारतीय के लिए ज़रूरी है या भारतीय को उसको कोई फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब उनके भाषण का मुख्य उद्देश्य था। अगला है लोगों की इच्छाओं। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लोहड़ी की संविधान सभा की चर्चाओं में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्य तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह से आज़ाद करें। क्योंकि संविधान सभा में देखो बेटा बहुत सारे ये कहें कि उस टाइम में जो इंग्लिश एजुकेशन उन लोगों की ली हुई थी, किसी न किसी तरह से वो कुछ रूढ़िवादी ऐसे लोग भी थे संविधान सभा के अंदर जो कि उनके दिमाग के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव किसका था? ब्रिटिश शासन का था। और इस बात को स्पष्ट करते हुए जो सोमनाथ लोहड़ी थे उन्होंने साफ कहा था कि हमारे यहाँ के लोगों के दिमाग में जो साम्राज्यवाद का जो साया जो काला साया है उसको अगर जब तक अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तक वो किसी भी तरह से वो भारतीयों के हित में संविधान नहीं लिख सकते। उन्होंने सदस्य तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह से आज़ाद करें। 1946 और 47 के जो जड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। और लोहड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। ये सच भी है। बहुत सारे कांग्रेसी भारतीय होते हुए भी वो उस टाइम में भी 1946-47 में जब संविधान सभा का काम चल रहा था तो वो पूरी तरह से किसके अधिकार में काम कर रहे थे? या तो वायसराय के कहने पे काम कर रहे थे या फिर ब्रिटिश संसद के कहने पे अपना काम कर रहे थे। नेहरू जी ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार के संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उनके गठन को काफ़ी हाथ था और उसने सभा कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी, परंतु नेहरू जी ने कहा कि आपको उस स्रोत से को नज़रअंदाज कर देना चाहिए जहाँ से इस सभा की शक्ति मिल रही है। यानी कि नेहरू जी का कहना था, बार बार कुछ जैसे सोमनाथ लोहड़ी जैसे भारतीय लोगों ने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई
कि संविधान सभा अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई है, अंग्रेज़ों के दिशा निर्देश में डायरेक्शन वो अपना काम कर रही है। तो ये हमारा जो संविधान सभा के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हमें कहेंगे कि पूरी तरह से फेयर नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हाँ, ये बात सच है कि अंग्रेज़ों ने इसका संविधान सभा का गठन किया है, लेकिन फिर भी इसमें काम करने वाले सदस्य भारतीय हैं। तो हमें जो संविधान लिखना है वो भारतीयों को अपने को नज़र में रख के लिखना है, न कि उसको बनाने वाले लोगों को अपने ध्यान में रखना है। अगला है, संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समानता, न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी के भारत में सामाजिक संघर्ष के साथ गहरे तौर पर जुड़े थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, तो सामाजिक न्याय का ही अलग जगह रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जाति पीड़ितों का सवाल उठाया, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों से मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, तो वे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए भी जूझ रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार का खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी कहा जा सकता है। जैसे जैसे प्रतिनिधियों की मांग बढ़ी, अंग्रेजों का चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों ने भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून जैसे 1909, 1919, 1935 पारित किए थे और 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 से 8 प्रांतों को कांग्रेस की सरकार मिली। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान लिखा गया था, अगर हम ये कहें कि भारतीय संविधान दूसरे देशों के यानी कि उधार का संविधान है, या फिर ये कहें कि दूसरे देशों से की चीज़ों को पढ़ कर हमारे देश में शामिल की गई है, तो ये बुरी बात, तो ये गलत भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी तो क्या थी कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा है वो किसका रहा है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909, 1919 और 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया था, ज़्यादातर भारतीय संविधान में इसी से रखा गया है। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलाव तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधित्वक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थी, जबकि विभिन्न कानून जैसे 1919, 1909, 1935 को पारित करने की प्रतिक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार से ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वैश्विक अवधि के सिर्फ 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र प्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। समझ में आपको? अगला है अधिकारों का निर्धारण। किस तरह से भारतीय संविधान के अंदर अधिकार रखे गए थे, किस किस अधिकार का कितनी सीमा में रखा गया था, यह अधिकारों का निर्धारण भी था। इसमें देखिए आप, नागरिकों के अधिकार किस तरह से निर्धारित किए गए थे। क्या उत्पीड़ित समूह को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों से क्या अधिकार हो? प्रस्ताव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, ये बात साफ हो गई कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब में विचारों में मनमुट टकराव और व्यक्तिगत मुठभेदें भी पैदा होने लगी थी। अपने उद्घाटन भाषण में जनता की इच्छा का हवाला दिया था। कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं भावनाओं को पूरा करना है। ये कोई आसान काम ही नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छा व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था
परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना, एक आम सहमति पर पहुंचना बहुत जरूरी हो गया था। पृथक निर्वाचन की समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी भारतीय संविधान में वो आ रही थी पृथक निर्वाचन की। बहुत सारे जैसे अल्पसंख्यक है या ये कहें अछूत जो है शेड्यूल कास्ट है, उन्होंने अपने आप को सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग होने लगी। और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने तो पृथक निर्वाचन का अपना मांग बनवा ही ली थी अंग्रेजों से। उन्होंने 1935 के जो हमारे चुनाव हुए थे 1935 में, उसमें अंतरिम सरकार के लिए उसमें उनको पृथक निर्वाचन मिला था। इसी दौरान क्या था कि 1932 में आपने सुना होगा पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच में हुआ था ये पूना पैक्ट? ये हुआ था गांधी जी के बीच में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। तो पूना पैक्ट में भी क्या था, उसमें भी पृथक निर्वाचन की भीमराव अम्बेडकर जी जो अछूत समुदाय था, अल्पसंख्यक जो लोग थे, उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन के ऊपर अड़े हुए थे। बाद में गांधी जी ने उनको मना लिया था। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन का बनाए रखने के पक्ष में प्रभावशाली भाषण भी दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें ज़रूरत एक ऐसे सामाजिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश में शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उस टाइम में कुछ मुसलमानों के लिए मानो, कुछ अल्पसंख्यकों के लिए मानो, किसी न किसी तरह से वो पृथक निर्वाचन चाहते थे। वो चाहते थे कि जो संख्या में लोग कम हैं या जो सामाजिक स्तर पर बिछड़े हुए हैं या ये कहें कि जिनको हम सामाजिक स्तर पर अछूत समझे जाते हैं, तो ऐसे लोगों का सामाजिक स्तर ऊपर उठाना या जो अल्पसंख्यक है उनको अपने साथ लेकर चलने के लिए पृथक निर्वाचन बहुत ज़रूरी है। लेकिन हकीकत यह था कि पृथक निर्वाचन का ही एक ऐसा पाकिस्तान का अलग होना भी पृथक निर्वाचन के कारण ही हुआ था। इसलिए भारतीय संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि दोबारा से भारत कोई ऐसे गृह युद्ध में फंसे, कोई ऐसा हिस्सा या दंगा हो जिसकी वजह से भारत के पीछे कोई टुकड़ा न हो जाए। इसलिए पृथक निर्वाचन को हमारे संविधान में कोई जगह नहीं दी गई। इतना आज के लिए बहुत बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, चैप्टर को पढ़िए और अगला हम जो बचा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।